हेलो दोस्तों, मैं गोविंद शर्मा आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल रोशन साई स्टडी पॉइंट में, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11 के सोशोलॉजी की सेकंड बुक समाज का बोध के चैप्टर नंबर 2 ग्रामीण तथा नगरीय समाज में सामाजिक परिवर्तन एवं सामाजिक व्यवस्था। तो दोस्तों, इससे पहले मैंने आपको जो बुक 1 है उसको एनिमेशन तरीके से करा दिया है। वीडियो सारी हमारे चैनल पर ही उपलब्ध है, उन्हें देखिए और अपने एग्जाम के लिए तैयारी को बहुत ही बढ़िया तरीके से बनाइए। तो दोस्तों, जो इस चैप्टर के अंदर हम बात करने वाले हैं वो बिल्कुल ही आपको एग्जाम को ध्यान में रखते हुए पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा, यानी कि गागर में सागर उस तरीके से मैं आपको कराने वाला हूं, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट तरीके से। जो चैनल पर पहली बार आया है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक बटन जरूर दबाइए। तो आइए शुरू करते हैं अपना चैप्टर नंबर 2। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम इस चैप्टर में पढ़ने क्या वाले हैं। तो इस चैप्टर में जो हम पढ़ने वाले हैं वो सामाजिक परिवर्तन का अर्थ, सामाजिक परिवर्तन के प्रकार, सामाजिक परिवर्तन के कारण, सामाजिक व्यवस्था का अर्थ, इसके अलावा ग्रामीण व नगरीय क्षेत्रों में सामाजिक परिवर्तन व सामाजिक व्यवस्था के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपना चैप्टर। तो सबसे पहले हमारे माइंड में ये आता है सामाजिक परिवर्तन क्या होता है, यानी कि ऐसा परिवर्तन जो समाज के अंदर होने वाला है। तो यानी कि जिसको कह सकते हैं कि कुछ समय के बाद में समाज की जितनी भी अलग अलग इकाइयां होती हैं उनके अंदर हमें भिन्नता देखने को मिलती है। तो समाज के द्वारा जितनी भी हमारी मानव संस्थाएं होती हैं, प्रतिमान होते हैं, संबंध होते हैं, प्रक्रियाएं होती हैं, जो भी हमारी व्यवस्थाएं होती है, इनका जो स्वरूप होता है वो पहले जैसा जब नहीं रह जाता है, यानी कि उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन देखने को मिलता है, उसे को सामाजिक परिवर्तन कहा जाता है। तो जो समाज शास्त्री गिडेंस हुए हैं उनके अनुसार सामाजिक परिवर्तन से आशय उस परिवर्तन से है जो किसी वस्तु अथवा परिस्थिति की मूलाधार संरचना को समयावधि में बदल दे। तो यानी कि जो एक समय के अंदर जितनी भी उसकी मूल अवधि होती है, या फिर जिसको कह सकते हैं जो भी उसके मूल्य होते हैं, वो एक अवधि के बाद में उसमें परिवर्तन देखने को मिले, उसे ही हम सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। फिर आता है हमारा सामाजिक परिवर्तन के प्रकार। तो सामाजिक परिवर्तन के 2 प्रकार देखने को मिलते हैं, एक आंतरिक परिवर्तन और दूसरा बाह्य परिवर्तन, या फिर जिसको हम संरचनात्मक परिवर्तन भी कह देते हैं। तो आंतरिक परिवर्तन जिसका मतलब ही क्या होता है कि कोई भी युग रहा हो, चाहे उसमें आदर्श और मूल्यों में यदि जितना भी पिछले युग के मुकाबले कुछ नयापन दिखाई पड़ता है, उसे ही हम आंतरिक परिवर्तन कह देते हैं। यानी कि जिसके अंदर दो युग का कंपैरिजन देखने को मिलता है। फिर आता है हमारा संरचनात्मक परिवर्तन, या फिर कहते हैं उसको हम बाह्य परिवर्तन। तो कह रहे कि इसके अंदर क्या होता है, कोई भी समाज रहा हो या फिर जो भी हमारे सामाजिक के जो भी अंग है, जैसे हमारे परिवार है, विवाह है, नातेदारी है, वर्ग है, जातीय संस्करण है, जितने भी समाज के समूह के स्वरूप होते हैं उसके अंदर कोई भी परिवर्तन दिखाई देता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, संरचनात्मक परिवर्तन या फिर बाह्य परिवर्तन। फिर हमारा इसी में आता है टॉपिक कि सामाजिक परिवर्तन की जो प्रक्रिया के स्वरूप क्या होते हैं। तो वो स्वरूप मिलते हैं हमें देखने को 3। पहला उद्विकास, दूसरा क्रांतिकारी परिवर्तन, तीसरा जिसमें कह सकते हैं मूल्य तथा मान्यताओं में परिवर्तन। तो आइए सबसे पहले हम इसमें पढ़ते हैं उद्विकास क्या होता है। तो उद्विकास जिसको कह सकते हैं कि जब परिवर्तन धीरे धीरे लेकिन लंबे समय तक होता है और ये क्या होता है, सरल से जटिल की ओर प्रवाहित होता है, उसे ही हम उद्विकास कहते हैं। यानी कि ऐसा परिवर्तन जो धीरे धीरे होता है। अब इसी उद्विकासीय सिद्धांत में हमसे क्वेश्चन पूछ रहा था, चार्ल्स डार्विन का उद्विकासीय सिद्धांत बताइए। तो जो चार्ल्स डार्विन रहे हैं उन्होंने बताया है कि जितना भी हमारा आरंभ के अंदर जीवित जो प्राणी रहा है वो बहुत ही ज्यादा सरल था, यानी कि धीरे धीरे उसमें परिवर्तन देखने को मिला है। तो कह रहे हो कि कई बार जो मनुष्य होते हैं वो क्या होता है कि अपनी जैसी जैसी परिस्थितियां होती हैं उसके अनुसार अपने आप को ढालते रहते हैं। तो जितना भी होता है डार्विन का सिद्धांत जो रहा है वो रहा है योग्यतम की उत्तरजीविता, यानी कि जो योग्य है वही समाज के अंदर रह पाता है। यानी कि जिसको कह सकते हैं कि समाज के अंदर जीवित रहने के लिए वही व्यक्ति सफल हो पाता है जिसके अंदर सामर्थ्य होता है,
जो अपने आप को, जो भी यहाँ का पर्यावरण है, वातावरण है, जैसी भी सामाजिक स्थिति है, उनके अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं, वही क्या कहलाता है, योग्यतम की उत्तरजीविता। और जो अपने आप को इसमें नहीं ढाल पाता वो अपने आप ही क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो जो डार्विन का सिद्धांत है वो क्या होता है कि जितनी भी प्राकृतिक प्रक्रिया है उन्हीं को दिखाने का काम करता है। फिर हमारा आता है क्रांतिकारी परिवर्तन। तो क्रांतिकारी परिवर्तन यानी कि जो ऐसा परिवर्तन जो क्या होता है एकदम से अचानक से हो जाता है, और जिसके अंदर जितनी भी चीजें होती है वो राजनीतिक संदर्भ के अंदर देखी जाती है। जैसे क्या होता है कि जितनी भी यहाँ पर पहले की सत्ता होती है, राजनीतिक सत्ता, उसको क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है, उसको विस्थापित कर दिया जाता है, उसकी जगह पर नई संस्था आती है। जैसे हमारे पास में एग्जाम्पल है, फ्रांस की क्रांति हमने देखी, रूस की क्रांति देखी, औद्योगिक क्रांति देखी, संचार की क्रांति देखी। इसमें क्या हुआ, एकदम से हमें परिवर्तन देखने को मिला। जहां पर फ्रांस की क्रांति में क्या हुआ कि जो भी वहां का लुईस 16 की राजशाही थी उसको समाप्त करके लोकतंत्र को स्थापित किया गया। फिर आता है हमारा मूल्यों तथा मान्यताओं में परिवर्तन। जो इसके अंदर मेनली पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं बाल श्रम के ऊपर। तो होता क्या है कि 19वीं सेंचुरी तक ऐसा माना जाता था कि जितना बच्चे जितना जल्दी हो सके काम करने लग जाए, यानी कि उनको क्या करा जाता था, एक काम के योग्य माना जाता था। और जितनी भी पहले फैक्ट्रीज होती थी उन सब के अंदर, या फिर कह सकते हो जो फैक्ट्रीज थी वो कहीं ना कहीं बाल श्रम के ऊपर ही आधारित होती थी। उनको भी लगता था कि जब बच्चे आएंगे तभी हम क्या करवा पाएंगे, काम करा पाएंगे। तो बच्चे जो होते थे, यानी कि इसको एज जो काम कराने के लिए होती थी वो 5 वर्ष 6 वर्ष की आयु से ही क्या कर देते थे, काम पर लग जाते थे। जिससे क्या हो सकता था, उनका जो बचपन था वो बिल्कुल ही नष्ट हो जाता था। इसी वजह से क्या हुआ कि जो 20वीं शताब्दी आई उसके अंदर बाल श्रम को कानूनी रूप से बैन कर दिया गया। और हमारा भारत देश, उसके अंदर आज भी कहीं ना कहीं हमें कुछ ऐसे उद्योग देखने को मिलते हैं जिसके अंदर बाल श्रम हमें देखने को मिलता ही है। जैसे दरी बुनने का काम, इसके अलावा छोटी छोटी जो चाय की टपरी होती है उन पर देखने को मिल जाते हैं, होटल जो होते हैं उनमें देखने को मिल जाते हैं, रेस्टोरेंट में देखने को मिल जाते हैं, माचिस बनाने वाले जो काम होते हैं, घरेलू कार्य होते हैं, उनमें आज भी कहीं ना कहीं हमें बाल श्रम देखने को मिलता है। वैसे तो बाल श्रम जो है वो गैर कानूनी है और उसमें जितने भी मालिक होते हैं, मुजरिम होते हैं, उनको सजा का प्रावधान कर रखा है। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है सामाजिक परिवर्तन के कारण। तो सामाजिक परिवर्तन के जो कारण है वो है 4 कारण। नंबर 1 पर्यावरण, नंबर 2 तकनीकी व आर्थिक सामाजिक परिवर्तन, नंबर 3 राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तन, नंबर 4 सांस्कृतिक और सामाजिक परिवर्तन। अब इन्हीं को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला आता है पर्यावरण तथा सामाजिक परिवर्तन। तो पर्यावरण की क्या भूमिका रही है, तो पर्यावरण जितना भी होता है सामाजिक परिवर्तन लाने के अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक रहा है। जैसे हमारा भौतिक पर्यावरण कहीं ना कहीं सामाजिक परिवर्तन को गति भी प्रदान करता है। जैसे मैं आपको उदाहरण के लिए समझाता हूं कि जो मरुस्थलीय वातावरण में रहने वाले जो लोग होते हैं वो एक स्थान पर रहकर वहां पर कृषि नहीं कर सकते, तो उनको दूसरे स्थान पर जाने के लिए जरूरत पड़ेगी जहां पर वो कृषि कर सके। तो इसी वजह से क्या हुआ, वो मैदानी भागों में और जो नदियों के किनारे उन्होंने क्या करा, जाना शुरू कर दिया। जिसकी वजह से क्या हुआ, जो भी नदी के किनारे और समुद्र के किनारे शहर बनने लग गए। जैसे हमारा अपना एग्जांपल ले सकते हैं, दिल्ली है, दिल्ली ही यमुना नदी के पास में बना। इसी वजह से हो पाया क्योंकि जहां पर कृषि के साधन उपलब्ध नहीं हुए तो लोगों ने क्या करा कि जो मैदानी इलाका वहां पर आए और नदियों के समुद्र के किनारे रहने लग गए आकर। वो होता है पर्यावरण का सामाजिक परिवर्तन। जो ये परिवर्तन होते हैं वो अपरिवर्तनीय होते हैं, यानी कि कह सकते हैं स्थायी होते हैं। और कोशिश की जाती है कि जो भी भौगोलिक पर्यावरण होता है वो अपनी जो पूर्व की स्थिति होती है उसमें आने नहीं देते अपने आप को, क्योंकि एक बार अगर जो सिस्टम चेंज हो गया दोबारा नहीं आ पाएंगे उस जगह पर। जैसे क्यों नहीं हो पाता, क्योंकि हमारे पास में बहुत सारी ऐसी आपदाएं आ जाती हैं, प्राकृतिक आपदाएं, जैसे भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई, तूफान आ गया, सूखा हो गया, अकाल पड़ गई, कोई महामारी आ गई, तो उस जगह पर दोबारा तो बंदा नहीं जाएगा जब ये चीजें दिक्कत आ रही है। फिर आता है हमारा तकनीक व अर्थव्यवस्था।
और सामाजिक परिवर्तन। तो जितने भी हमारे भौतिक उद्देश्य हैं उनको पूरा करने के लिए हमें तकनीक की आवश्यकता होती है। जैसे हमारे पास में आज हमें देखने को मिलता है, बल्ब देखने को मिल रहा है, पहिए देखने को मिल रहा है। पहिए ने देखो एक पूरा का पूरा क्रांति लेकर आ गया। हमारे वाष्प इंजन है, रेलगाड़ी उपकरण है, ये सभी कहीं ना कहीं हमारी अर्थव्यवस्था के अंदर भारी योगदान देते हैं और इसी के कारण सामाजिक परिवर्तन भी देखने को मिला। जैसे हम कह सकते हैं कि जो तकनीकी क्रांति हुई तो उससे औद्योगिकरण भी हुआ, औद्योगिकरण हुआ तो नगरीकरण हुआ, नगरीकरण हुआ तो उदारीकरण हुआ, तो उदारीकरण हुआ तो लोगों के अंदर जो लाइफ स्टाइल है उसमें चेंजेस देखने को मिले, और जब लोगों की लाइफ स्टाइल चेंजेस देखने को मिले तो उसका मतलब अर्थव्यवस्था में बढ़ोतरी देखने को मिली। तो ये सभी कहीं ना कहीं फायदा हुआ। जैसे मैं आपको एग्जांपल के लिए समझाता हूं कि ब्रिटेन का जो कपड़ा उद्योग था उसके अंदर जब तकनीकी प्रयोग किया गया तो जो भारत का कपड़ा उद्योग था, क्योंकि जो हथकरघा था वो काफी ज्यादा पीछे चला गया, क्योंकि अब मशीनी तकनीक ने क्या कर दिया, जो हाथ से बनाने का प्रोसीजर था उसको पीछे कर दिया, क्योंकि उसमें टाइम लगता था, कॉस्टली होता था, लेकिन मशीन के आने से तुरंत तैयार हो गया और सस्ते दामों पर उपलब्ध हो गया। ऐसे ही कृषि के अंदर भी देखने को मिला परिवर्तन। जैसे रोपड़ कृषि, पहले नॉर्मल खेती की जाती थी, अब रोपड़ कृषि देखने को मिली। नकदी फसलें जैसे गन्ना है, चाय है, कपास की खेती, इन सब के लिए बहुत ही भारी मात्रा में श्रम की जरूरत पड़ने लगी। और जो 17 से 19 सेंचुरी तक दासों का व्यापार भी प्रारंभ हो गया था, क्योंकि इन सभी क्षेत्रों के अंदर ह्यूमन की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती थी। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तन। तो राजनीतिक शक्ति ही कह सकते हैं सामाजिक परिवर्तन का कारण रही है, क्योंकि हर कोई व्यक्ति अपने आप को राजनीतिक शक्ति को मजबूत करने में लगा रहता है। जैसे अगर हम थोड़ा सा वर्ल्ड हिस्ट्री पर नजर डालें तो उसमें यही होता था कि जब कोई देश दूसरे देश पर कब्जा कर लेता था, या फिर कह सकते हैं युद्ध में जब विजयी हो जाता था, तो उसका सबसे पहला काम ही क्या होता था, वहां की सामाजिक व्यवस्था को अपने कंट्रोल में रखना और वहां पर अपनी राजनीतिक शक्ति को स्थापित कर देना, वही उसका रहता था। और जितने भी शासन काल रहता था अपना, चाहे वो भारत के ऊपर ब्रिटिश का रहा हो, या फिर जापान के अंदर रहा हो, या अमेरिका के अंदर ही रहा हो, किसी के अंदर भी रहा, वहां की राजनीतिक व्यवस्था को अपने अंडर में करके वहां की सामाजिक व्यवस्था को चेंज करने की कोशिश की गई, और उसके अंदर ही कहीं ना कहीं औद्योगिक परिवर्तन भी देखने को हमें मिलते रहे। तो जैसा एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, तो भारत के ऊपर ब्रिटिश ने करा, ऐसे ही 2006 के अंदर नेपाल में क्या हुआ कि राजतंत्र को समाप्त कर दिया गया और वहां पर लोकतंत्र की स्थापना कर दी गई। ऐसे ही सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, इसके अंदर भी सभी लोगों को वोट देने का अधिकार दिया गया। तो इसके अंदर जो भी रहा कि यानी कि राजनीतिक जो परिवर्तन देखने को मिला, ये कहीं ना कहीं एक देश के अंदर के अलावा, एक देश के अंदर तो देखने को मिलता ही मिलता है, उसके अलावा दूसरे देशों के अंदर भी ये सब चीजें देखने को मिल जाती हैं। फिर हमारा टॉपिक आता है संस्कृति और सामाजिक परिवर्तन। तो जब व्यक्ति के जितने भी व्यवहार हैं, कार्य हैं, जब उनमें बदलाव देखने को मिलता है, उससे ही सांस्कृतिक परिवर्तन कहा जाता है। सामाजिक सांस्कृतिक जो संस्थाएं होती हैं उसके अंदर जैसे धर्म का प्रभाव विशेष रूप से देखा जाता है। जैसे हम एग्जाम्पल की तरह समझाता हूं, प्राचीन जो भारत रहा उसके अंदर सामाजिक और राजनीतिक जीवन पर बौद्ध धर्म का प्रभाव देखा गया। इसके अलावा जितने भी धार्मिक मान्यताएं थी, मानदंड थे, उन सब के अंदर व्यवस्थित करने के लिए धर्म की भूमिका बहुत ज्यादा देखने को मिली। और उसमें कोई भी ऐसा आश्चर्य करने वाली बात नहीं है, क्योंकि इन्हीं मान्यताओं के जरिए समाज के अंदर हमें परिवर्तन देखने को मिलते थे। समाज के अंदर जितनी भी महिलाओं की स्थिति थी वो कहीं ना कहीं सांस्कृतिक उदाहरण ही था। जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में क्या हुआ, जहां पर पहले महिलाओं को काम करने का अधिकार नहीं था, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में क्या हुआ कि कहीं ना कहीं महिलाओं को काम करने का अधिकार मिला। महिलाओं के अंदर डिसीजन मेकिंग पावर देखने को मिली। जितने भी कारखाने स्थापित हो उसके अंदर महिलाओं की डिमांड बढ़ने लगी। इसके अलावा महिलाएं ने
जहाज तक बनाने सीख लिए तो जहाज बना सकती थी, इसको कह सकते हैं। भारी मशीनों को चलाना सीख लिया, हथियार इन सब का निर्माण करना सीख लिया, तो ये सभी कहीं ना कहीं परिवर्तन देखने को मिले। फिर हमारा टॉपिक आता है सामाजिक व्यवस्था। तो सामाजिक व्यवस्था जिसको कह सकते हैं कि सामाजिक जो परिवर्तन होता है उसी को हम सामाजिक व्यवस्था कह सकते हैं, क्योंकि सामाजिक परिवर्तन होगा तो एक नई व्यवस्था आती है और उसी को हम सामाजिक व्यवस्था से जोड़कर रखते हैं। कई बार जो सामाजिक व्यवस्था होती है उसके अंदर विरोध भी देखने को मिलता है और उसका नियमन किया जाता है। जैसे क्या हो सकता है कि कोई भी सामाजिक संबंध होते हैं, उसके अंदर मूल्य है, परिमाप है, उन सब के अंदर बहुत ज्यादा तीव्रता भी देखी जाती है और उसको दोबारा बनाए रखने की कोशिश की जाती है। जैसे क्या हुआ था, देखा हुआ कि समाज, फ्रांस के अंदर एक सामाजिक व्यवस्था थी, जब लोकतंत्र आया तो दोबारा से कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही थी कि वहां पर राजशाही शासन लेकर आया जाए, और राजशाही शासन आता है जब नेपोलियन बोनापार्ट को हरा दिया जाता है। उसके बाद फिर लोगों के अंदर दोबारा सामाजिक परिवर्तन करते हैं, सामाजिक व्यवस्था स्थापित करते हैं, और दोबारा से फिर क्या होता है, वहां पर लोकतंत्र लेकर आते हैं। तो ये क्या चलता रहता है, विरोध, और उसके अंदर कहीं ना कहीं दोबारा से उसी सत्ता को स्थापित करने की कोशिश की जाती है। सामाजिक व्यवस्था जो होती है उसको दो प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है। नंबर एक, समाज में सदस्य अपनी इच्छा से नियमों और मूल्यों को स्वीकार कर ले। दूसरा, लोगों को अलग अलग ढंग से जो भी नियम है, मूल्य है, उनको मानने के लिए बाध्य कर दिया जाए, मजबूरन करवा दिया जाए। तो जो प्रत्येक समाज होता है उसके अंदर हमें इन दोनों का ही मिश्रण देखने को मिलता है। सामाजिक व्यवस्था के अंदर जैसे कह सकते हो प्रभाव है, सत्ता है, असहमति है, अपराध है, हिंसा है, सहयोग है, असहयोग है, ये सभी तत्व सम्मिलित होते हैं। तो हमारा इसी के अंदर टॉपिक देखने को मिलता है प्रभाव, सत्ता तथा कानून। तो प्रभाव, सत्ता तथा कानून जितनी भी, जिसको कह सकते हैं कि मानव की जितनी भी क्रियाएं होती हैं वो सभी कहीं ना कहीं मानवीय संरचना के अनुसार ही चलती हैं। उसके अंदर जितने भी होते हैं समूह, उनके अंदर सारे तत्व देखने को मिलते हैं। सभी के पास में अलग अलग अपनी कोई ना कोई जिम्मेदारी जरूर होती है, और उसी को हम क्या बोल देते हैं, प्रभुता। तो ऐसे ही मैक्स वेबर के अनुसार समाज में जितने भी सत्ता विशेष रूप से आर्थिक आधारों पर ही आधारित होती है, लेकिन जो आर्थिक कारक होते हैं वो हमेशा सत्ता निर्माण में एकमात्र कारण नहीं होते। जैसे अगर हम एग्जांपल के लिए तो उत्तर भारत के अंदर जो प्रभुत्व संपन्न जातियां होती हैं उनका प्रभाव ज्यादा है, डिपेंड नहीं करता कि उनकी आर्थिक कंडीशन कैसी हो। फिर आता है हमारा सत्ता के प्रकार। तो सत्ता के जो प्रकार हैं वो है, सबसे पहला परंपरात्मक सत्ता, दूसरा कानूनी सत्ता, तीसरा करिश्माई सत्ता। जो परंपरागत सत्ता है वो क्या होती है, जो परंपरा से प्राप्त हो। कानूनी सत्ता जो कानून से प्राप्त हो। करिश्माई सत्ता जिसके अंदर धर्मगुरु है, कलाकार है, जादूगर है, पीर है, यानी कि जो समाज को नियंत्रित करने का काम करते हैं, समाज को दिशा निर्देश देने का काम करते हैं। फिर आता है हमारा अपराध व हिंसा। तो अपराध और हिंसा में फर्क क्या है, तो कह रहे अपराध वह कार्य होता है जो समाज में जितने भी प्रतिमान और आदर्श हैं उनके विरुद्ध किया जाए। जिसको कह सकते हैं कि अपराधी वह व्यक्ति होता है जो समाज के जितने भी स्थापित नियम होते हैं उनके विरुद्ध काम करे, वो इन नियमों को माने ही ना, उसी को हम बोलते हैं अपराध। जैसे गांधी जी ने जब दांडी मार्च के टाइम पर नमक कानून तोड़ा तो ब्रिटेन की नजरों में क्या हो गए, गांधी जी अपराधी हो गए। अब हिंसा क्या होती है, हिंसा सामाजिक व्यवस्था का शत्रु होता है, अब जिसमें विरोध का बहुत ही भयानक रूप देखने को मिलता है। इसके अंदर कानून ही नहीं, सामाजिक मानदंडों को भी तोड़ दिया जाता है, और इसके अंदर हिंसा का सहारा लिया जाता है, खून खराबे का सहारा लिया जाता है। विरोध के अंदर खून खराबे का सहारा नहीं लिया जाता, लेकिन हिंसा के अंदर बहुत ज्यादा खून खराबा ये सब देखने को मिलते हैं।
जिससे एक समाज को नुकसान होता है। फिर हमारा इसी में आता है कि जो ग्रामीण और नगरीय समाज के अंदर सामाजिक परिवर्तन और जो युवा वर्ग में बढ़ते हुए अपराध के क्या कारण है। तो नंबर 1 बढ़ती हुई महंगाई, नंबर 2 बेरोजगारी, नंबर 3 बदले की भावना होना कि अगर मेरे साथ में ये हुआ तो मैं दूसरे के साथ में ये करूंगा, और फिल्मों का प्रभाव, नशा, लोगों में एक भय पैदा करने का, इसके अलावा अपने आप को प्रभुत्वशाली बनाने का होड़ लगना, इसी को हम कह सकते हैं हिंसा के कारण रहे हैं। फिर आता है हमारा ग्रामीण तथा नगरीय समुदायों में अंतर। तो ग्रामीण क्षेत्र और नगरीय क्षेत्र दोनों में अगर तुलना करते हैं तो गांव का जो आकार होता है वो छोटा होता है, जबकि नगर का आकार बड़ा होता है। गांव के अंदर संबंध व्यक्तिगत होते हैं, लेकिन नगरीय क्षेत्रों में व्यक्तिगत संबंधों का अभाव देखने को मिलता है। ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक संस्थाएं होती हैं, जैसे जाति है, धर्म है, प्रथाएं हैं, ये सभी कहीं ना कहीं ज्यादा प्रभावशाली होती हैं। और जो नगरीय क्षेत्रों में होता है उनके अंदर न जाति मैटर करती है, न ज्यादा धर्म मैटर करता है, प्रथाएं ये सभी कहीं ना कहीं प्रभावशाली नहीं रह जाती हैं। वहां पर वर्ग प्रभावित होते हैं, प्रभावशाली वर्ग देखने को मिलते हैं। कौन उच्च वर्ग में है, कौन मध्यम वर्ग में है, कौन निम्न वर्ग में है। वहां पर हैसियत जिसको कह सकते हैं कि आर्थिक दृष्टि से देखी जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर सामाजिक परिवर्तन धीमा होता है, लेकिन नगरीय क्षेत्रों में जो परिवर्तन होता है सामाजिक वो तीव्र होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या का घनत्व कम होता है, 1 स्क्वायर किलोमीटर में कम लोग देखने को मिलते हैं। वहीं नगरीय क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व बहुत ज्यादा मिलता है, 1 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर बहुत सारे लोग रह रहे होते हैं। जो ग्रामीण क्षेत्र होता है उसका मुख्य जो व्यवसाय होता है वो कृषि होता है, और जो नगरीय क्षेत्रों में मुख्य व्यवसाय होता है वो कृषि के अलावा होता है। कोई भी काम कर लेंगे कृषि के अलावा देखने को मिलता है। फिर हमारा इसी में टॉपिक देखने को मिलता है ग्रामीण क्षेत्र और सामाजिक परिवर्तन। तो जितने भी संचार के नए नए साधन देखने को मिल रहे हैं उसके अंदर परिवर्तन भी देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से क्या होता जा रहा है, पिछड़ापन ना के बराबर होता जा रहा है। यानी कि जिसको कह सकते हैं सांस्कृतिक पिछड़ापन ना के बराबर देखने को मिलता है। हो कैसे रहा है, क्योंकि जो भू स्वामित्व है उसके अंदर हमें परिवर्तन देखने को मिला है। कैसे मिल गया है, क्योंकि जितनी भी प्रबल जाति हैं, प्रभावी जाति हैं, उन सबका उदय देखने को मिलता है। अब आता है कि आखिर प्रबल जाति क्या होती है। तो प्रबल जाति जो होती है जो आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक रूप से समाज के अंदर प्रतिष्ठित होती है, शक्तिशाली होती है, उन्हें ही प्रबल जाति कहा जाता है। अब जो कृषि की जो नई नई तकनीक में परिवर्तन देखने को मिला, तो जब नई नई मशीनरी आई तो उसकी वजह से क्या हुआ, जो जमींदार और जो मजदूर थे उनके बीच एक बहुत बड़ा गैप देखने को मिला। क्योंकि जो आर्थिक स्थिति थी, जमींदार बड़े किसान वो और बड़े बन गए, जो मजदूर किसान थे वो और भी ज्यादा गरीब बनते चले गए। इसी वजह से कृषि कि जो किसान लोग थे, मजदूर थे, उनके अंदर जब उतार चढ़ाव, सूखा जैसी जब समस्याएं देखने को मिली तो उसकी वजह से उन्होंने आत्महत्या करनी स्टार्ट कर दी, क्योंकि उनके ऊपर जो कर्ज था वो बढ़ता चला गया, जिसकी वजह से उन्होंने आत्महत्या करी। इन्हीं लोगों के विकास के लिए भारत सरकार ने 2005 में नरेगा स्कीम लेकर आई, जिसकी फुल फॉर्म थी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, यानी कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसके अंदर कम से कम 100 दिनों का रोजगार देने की बात हुई। फिर हमारा टॉपिक आता है नगरीय क्षेत्र और सामाजिक परिवर्तन। तो इसके अंदर हमें 2 परिवर्तन देखने को मिलते हैं, एक प्राचीन नगर अर्थव्यवस्था के अंदर और धार्मिक स्थल का कैसे निर्माण होता हुआ दिखा, या धार्मिक स्थल कैसे विकसित हुए। तो जो प्राचीन नगर थे, जैसे हमारे पास में जितने भी नगर पत्तन थे, बंदरगाह थे, उनके किनारे शहरों का बसना स्टार्ट हो गया और वो व्यापार की दृष्टि से बहुत ही आगे बढ़ते चले गए।
धार्मिक स्थल में हम कैसे कह सकते हैं, जैसे राजस्थान का अजमेर है, उत्तर प्रदेश में वाराणसी है, मथुरा है, गुजरात के अंदर द्वारका नगरी है, मध्य प्रदेश में उज्जैन है। ये सभी कहीं ना कहीं धार्मिक नगरी के रूप में स्थापित हुए। अब जनसंख्या घनत्व शहरों के अंदर जब इतना ज्यादा हुआ तो उससे कहीं ना कहीं समस्याएं भी उत्पन्न हुई। क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हुई? जैसे अप्रवास की हुई, बेरोजगारी हुई, अपराध हुई, जन स्वास्थ्य की बीमारी हुई, गंदी बस्तियां देखने को मिली, गंदगी देखने को मिली, प्रदूषण देखने को मिला। शहरों के अंदर यही देखने को मिल रहा होगा। इसी वजह से क्या हुआ, जो नगरीय परिवहन जब बढ़ा तो उसकी वजह क्या हो गया, अब जो लोग थे, जब क्योंकि आर्थिक स्थिति अच्छी हुई तो जो सरकारी परिवहन थे अब उसके स्थान पर लोगों के पास में अपने निजी परिवहन, निजी साधन देखने को मिले। आज हर घर के अंदर बाइक, गाड़ी देखने को मिल रही होगी, गाड़ी नहीं तो बाइक तो देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, समाज के अंदर हमें प्रदूषण देखने को मिल रहा है। तो इसी में कि हमारे कुछ की पॉइंट्स देखने को मिलते हैं जिसको बोलते हैं, जैसे घैटोकरण क्या होता है। तो घैटोकरण जिसमें कह सकते हैं कि यह शब्द जो क्या था कि मध्य यूरोपीय जब शहर थे, जिस टाइम पर यहूदियों की बस्ती के लिए प्रयोग किया जाता था। आज का जिसमें संदर्भ कह सकते हैं तो हम विशेष धर्म, निर्जाति, जातीय समान पहचान वाले लोगों के साथ में जब रहने लगते हैं तो उसी शब्द के लिए हम घैटोकरण का यूज करते हैं। फिर आता है हमारा मॉस ट्रांजिट क्या होता है। तो जितना भी, मास का मतलब ही होता है बड़ी संख्या में, तो जब शहर के अंदर बड़ी संख्या में लोगों का तेजी से जब परिवहन होता है उसी को हम बोलते हैं मास ट्रांजिट। इसीलिए आपने कई बार देखा होगा दिल्ली की जो ऑरेंज वाली बसें है उस पर लिखा होता है दिल्ली ट्रांजिट। ट्रांजिट का मतलब ही होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। फिर आता है हमारा टैरिफ या फिर सीमा शुल्क। जब किसी देश के अंदर या फिर किसी भी राज्य की सीमा के अंदर जब प्रवेश करते हैं या फिर छोड़ते समय जो भी सामान है उसके ऊपर जो भी कर लगाया जाता है उसी को हम बोलते हैं सीमा शुल्क या फिर टैरिफ। फिर आता है गेटेड समुदाय। तो शहरी जो इलाके होते हैं उसके अंदर जितना भी नियंत्रित प्रवेश होता है और बाहर निकलने के साथ जब बाढ़ का प्रयोग, दीवारों का, और जो अपने घर की दीवारें हैं उनको हम जब घेर लेते हैं तो उसी को हम बोलते हैं गेटेड समुदाय। फिर आता है भद्रीकरण, जिसको हम जेंट्रिफिकेशन भी बोल देते हैं। तो ये क्या होता है, सब जो है वो निम्न वर्ग के लिए यूज किया जाता है। यानी कि जो निम्न वर्ग है पड़ोस के बीच एक मध्यम या ऊपरी वर्ग पड़ोस में रूपांतरण का वर्णन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसी में हमसे कुछ शब्द और पूछता है, जैसे गांव क्या है। तो गांव क्या होता है, जिस भौगोलिक क्षेत्र में जीवन कृषि पर आधारित होता है, जहां पर प्राथमिक संबंधों की बहुत ज्यादा भरमार देखने को मिलती है, उसी को हम कहते हैं गांव। फिर आता है कस्बा क्या होता है। तो कस्बे को नगर का छोटा रूप कहा जाता है, जो ग्रामीण क्षेत्र से तो बड़ा होता है लेकिन नगर से छोटा होता है। फिर आता है हमारा नगरीकरण। तो नगरीकरण क्या होती है, एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें गांव के लोग गांव को छोड़कर नगरों या कस्बों की ओर पलायन करते हैं, उसी को बोलते हैं नगरीकरण। तो ये था हमारा चैप्टर। मैंने बहुत ही सरल भाषा के अंदर पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस किया है। तो आपका कर्तव्य बनता है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कोई भी डाउट है कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।